हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चीज़ें बढ़ते चलेंगे और अब धीरे धीरे आप लोग को मेंस में क्या लिखना है, कैसे क्या अप्रोच लेनी चाहिए, प्री में क्या अप्रोच लेके चलनी है, अब धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा या कंटेंट भी आपको मिलने लगा होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग जब ब्रिटिश आए उस टाइम हमारी एग्रीकल्चर की क्या हालत थी और फिर उन्होंने क्या बदलाव किए, क्या फिर एट लास्ट उसकी क्या कंडीशन हो गई थी, वो हम लोगों ने देखा। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इंडस्ट्री में उनका क्या प्रभाव क्षेत्र था, इंडस्ट्री में उन्होंने क्या क्या किया, वो सब देखा था। अब आज हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ों के टाइम पे हमारा विदेशी व्यापार जब वो आए उस टाइम क्या था, और प्लस वो जब यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए, रहने लगे, तो फिर हमारी विदेशी या कह सकते हैं कि फॉरेन जो ट्रेड थी वो किस हालत में हो गई या फिर उन्होंने किस हिसाब से मोल्ड कर दिया अपनी तरफ। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। अब आप देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। अब आप प्राचीन अगर देखिए कालखंड के हिसाब से अगर लेके चलेंगे, प्राचीन समय की बात हो रही, तो जिसने जिसने आपने देखिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी। हड़प्पा में क्या थे, बहुत सारी बंदरगाह थे। ठीक है, वैसे कि एक उसमें था लोथल। ठीक है, आप बताइए किस नदी के किनारे था, कमेंट बॉक्स में बताइए। लोथल था। ठीक है, और देखेंगे कि वहाँ पे मिडिल ईस्ट में भी एक जैसे बोंगज कोई करके था, ऐसे बहुत से जगहें जो थी जहाँ पे भारतीय व्यापार के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, कि यहाँ से वहाँ से कुछ चीज़ें आती थी और फिर यहाँ से भी कुछ चीज़ें मतलब ट्रेड होती थी। ठीक है, तो आपको मतलब भाई भारतीय व्यापार मतलब प्राचीन समय से चला आ रहा है। जब आप फिर आएंगे इधर मध्य भारत में, तो आप देखेंगे कि भाई जब वो क्या नाम है, मिडिल ईस्ट, जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज क्यों की थी, हैं 1498 में आया था ना, शायद 1498 में ना वास्को डी गामा। तो ये आने का क्या मतलब था, आने का तो यही मतलब था ना कि इसके पहले व्यापार हो रहा था। हाँ, ये मतलब पुर्तगाल, ब्रिटेन, इन सब पे थोड़ा बहुत व्यापार तो हो ही रहा था। उसमें ये था कि जब वो मिडिल ईस्ट में वो जो आप खलीफा और इन सब को लेके जो विद्रोह हुआ था, तो व्यापारिक जो रास्ते थे वो जो है क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। ठीक है, तो फिर उन लोग को इतना नुकसान या उन लोग की व्यापार की इतना ज़रूरत थी, तब फिर वास्को डी गामा ने वो ऐसे करके केप ऑफ गुड होप होते हुए वो साउथ अफ्रीका जो नीचे वाला पोर्शंस होते हुए इंडिया ने व्यापार के ही खोज में हुआ इंडिया पे पहुँचे। तो समझ लें कि भारत व्यापारिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण देश था उस टाइम भी। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधनकारी नीतियाँ, मतलब प्रतिबंधनकारी नीतियाँ मतलब क्या होता है, प्रतिबंधनकारी नीतियाँ ये होती थी कि भाई देखिए, एक तो वस्तु उत्पादन, हाँ कि आप क्या उत्पादन करें, क्योंकि पूरा पूरा उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया, राज्य कैप्चर कर लिए। अब उनके अनुसार ही चीज़ें चलती थी। ठीक है, अब कोई दूसरा व्यापार अपने से नहीं कर सकता था कि भाई उन पर प्रतिबंध था। और प्लस अगर कोई यहाँ से व्यापार खुद कर रहा तो बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पर लगा दी जाती थी, जिससे वो व्यापार ना कर पाए। ठीक है, और सीमा शुल्क जो है बहुत ज़्यादा हाई था। अब वो सस्ते दाम पे यहाँ से ख़रीदते थे और कच्चा माल, और उसको जाके अपने यहाँ डेवलप करते थे और फिर वो इंडिया में उसको मार्केट के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, प्रतिबंधनकारी नीतियों का भारत की विदेशी व्यापार की देखिए संरचना, स्ट्रक्चर, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल मतलब कि निगेटिव प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब देखिए अब उनके जो पॉलिसी थी उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत जो है कच्चे उत्पाद, जाहिर सी बात है वो बस इसको रॉ मार्केट के रूप में यूज़ करते थे इंडिया को, और फिर अपने जहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी वहाँ से जो फाइन गुड्स मतलब निर्मित वस्तुएं थे उसके लिए मार्केट के रूप में। तो भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यातक। ठीक है, निर्यातक मतलब क्या होता है, भेजना, आयातक मतलब कि मंगाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दिखेगा। ठीक है, होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशम, ठीक है, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम मतलब फाइन गुड्स जो अंग्रेज़ों के कारखानों में बने हुए सामान थे, उसका एक आयातक देश बन गया। हाँ, यहाँ से इन सब चीज़ों को भेजने वाला देश, और फिर वहाँ इंग्लैंड के कारखानों में जो हल्की मशीनों आदि द्वारा निर्मित थे ऊनी रेशमी वस्त्र, इसके क्या हो गया, आयातक देश बन के रह गया। ठीक है, देखिए व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत को आयात निर्यात पर अपना एकाधिकार, अब जाहिर सी बात है उन्होंने जब पूरे पूरे राज्य कैप्चर कर लिए, तो उन्होंने आयात निर्यात हर चीज़ पे अपना एकाधिकार मतलब अपना प्रभुत्व, एकाधिकार मतलब अपने अनुसार ही चीज़ों को मोल्ड करते थे, अपने अनुसार चीज़ों को संचालित करते थे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भारत में आधे से अधिक व्यापार केवल कहाँ पे होता था,
इंग्लैंड से होता था, तथा जो थोड़ा बहुत बच जाता था उसमें चीन, श्रीलंका, ईरान से भी होने दिया जाता था। स्पेशली अब वो भी देखेंगे कि चीन, श्रीलंका ये होता कि यहाँ पे हमारे से अफ़ीम की खेती होती थी, ठीक है, अफ़ीम, चाय हो गया, इन सब के लिए क्या करते थे, एक्सचेंज का काम अंग्रेज़ों द्वारा ही, क्योंकि जब इंडिया का मार्केट किया जा रहा तो वो फिर इंडिया से ही कुछ सामान चीन, श्रीलंका बेचते थे, फिर वहाँ से अफ़ीम, चीनी और ये सब खरीदते थे। तो ये थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा था। और आपने देखा होगा कि फिर अभी भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सुएज नहर जब से डेवलपमेंट, सुएज नहर का मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हुआ। अब देखिए इसके पहले क्या होता था कि जैसे आप इंडिया का मैप देखेंगे ऐसे करके ये इंडिया है, सॉरी ये मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया। तो पहले क्या होता था कि यहाँ से पूरा घूमते हुए व्यापार, अब यहाँ से सुएज नहर खुल गई तो डायरेक्ट व्यापार होने लगा। अब आपको क्या करना, अब आपको पढ़ने का तरीका ये अपनाना है कि आपको एटलस में जाके सुएज नहर देखनी है, ठीक है, सुएज नहर देखनी कि भाई ये किस एरिया से गया है तो वो देखना है, इससे संबंधित, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, अब देखिए अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो शायद ही आपको प्री इन सब से कोई दिक्कत होगी प्रीटी में, क्यों, यहीं से क्वेश्चन आएगा। सुएज नहर देखनी है कि दो सागरों के मध्य बना हुआ, प्लस सुएज नहर के किनारे कौन कौन से देश बसे हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। तो आपको ये दोनों देख के कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है, निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार। देखिए क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे, देखिए प्रेजेंट टाइम, इसलिए देखिए सबसे बड़ी बात कि इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कोई भी देश, ठीक है, हमेशा निर्यात अधिशेष, मतलब कि अगर किसी भी देश का निर्यात ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और आयात कम हो रहा है, तो अगर तो उसको मतलब एक समृद्धि का निशान माना जाता है, इसको पॉजिटिव कहते हैं, मतलब कि निर्यात अधिशेष है कि आपने ज़्यादा माल बेच दिया और अब बाहर से थोड़ा माल खरीदा। जैसे हम लोग क्या अभी चाइना का एग्जांपल लेते हैं, तो चाइना के साथ क्या होता है कि हम लोग चाइना से सामान ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास उतनी प्रोडक्शन या उतनी चीज़ें नहीं है कि हम चाइना को उतना ज़्यादा, जितना सामान लेते हैं उतना उनको बेच पाएँ, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे निर्यात हम लोग घाटा में है, ठीक है, आयात अधिशेष है, आयात मतलब मंगाते ज़्यादा है। और अभी आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में हम लोग अमेरिका के साथ निर्यात अधिशेष में है, ठीक है, कि हम अमेरिका को ज़्यादा सामान बेच देते हैं और वहाँ से कम सामान लेते हैं, तो हमारे यहाँ ये पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश के टाइम पे भी हम निर्यात ज़्यादा थे, निर्यात उस टाइम में भी हम ज़्यादा करते थे, लेकिन उसका फ़ायदा किसको था, उसका फ़ायदा होता था अंग्रेज़ों को, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे सस्ते दाम पे ख़रीदते थे और फिर ले जाके उसको डेवलप करके हमारे ही मार्केट में बेचते थे, ठीक है। तो इंडिया को उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। निर्यात अधिशेष मतलब पॉजिटिव चीज़ें होते हुए भी हम लोग के लिए वो निगेटिव थे, क्यों, क्योंकि उसका मेन फ़ायदा और जो सब चीज़ें थी वो अंग्रेजी उसको मैनेज कर रहे थे, अंग्रेजी फ़ायदा ले रहे थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है क्या होती है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगेगा निर्यात अधिशेष तो आपको स्टेटमेंट ये सीधे आपको यूपीएससी में यही स्टेटमेंट मान लिए दे देता कि भाई ब्रिटिशों के टाइम भारत का निर्यात पॉजिटिव में था या धनात्मक में था या अधिशेष में था, तो आपको लगेगा नहीं उस टाइम तो हर चीज़ उतनी अच्छी चीज़ें चल नहीं रही थी, तो कैसे ये हो सकता है, आप सीधे गलत मार देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना नहीं, यहाँ पर निर्यात अधिशेष था ही, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए वही कह रहा है कि किंतु इस अधिशेष का भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ती थी। धीरे धीरे जैसे मिट्टी के तेल, अनेक जो आवश्यक कपड़ा, अनाज, मिट्टी के तेल, आवश्यक वस्तुओं की क्या होने कमी होने लगी। यही नहीं, निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। निर्यात अधिशेष जितना भी यहाँ पे भाई सोना चांदी वो सब हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, बस उसका ये था कि फ़ायदा इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। और साथ ही इसमें कह रहा है कि भाई जो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे खजाना था या कह सकते हैं जो भी रुपया खर्च जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका बहुत बड़ी मात्रा क्या होती थी, वो यहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था में लगाते थे। प्लस वो अगर कहीं भी और देश से युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर यहीं की धन संपदा यहीं का यूज़ कर देते इंडिया का, मतलब कि वो लड़ तो अपने के लिए हित के लिए रहे हैं, लेकिन खर्च कौन उठा रहा उस इनकी लड़ाई का, भारत उठा रहा था उस टाइम। तो ऐसे आप ये जो है यहाँ पे हर चीज़ें नेगेटिव में चल रही थी, भले ही वो चीज़ें देखने में पॉजिटिव हों लेकिन वो हमारे लिए नेगेटिव थे, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर किसी दूसरे का शासन था, ठीक है। अब देखिए जनांकी जनसंख्या से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं।
देखिए अभी जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आंसर दे दिया, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ के जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हालांकि कुछ पूरा तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें से उसका आंसर तब भी बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पढ़ के। अब देखिए क्या कह रहा है, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए थे। अब देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी मतलब आप पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो किसी न किसी स्टेट पीसीएस में, अभी शायद पिछले साल ही यूपी में या कहाँ पे कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है कि भाई जनसंख्या गणना सबसे पहले किसके कार्यकाल में हुई थी, जनसंख्या कब से निरंतर स्टार्ट हुई, कितने ईयर में होती है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और सोचिए कि यहाँ एनसीईआरटी से आते हैं सीधे सीधे, हम लोग खोजते रहते हैं कहाँ से आ रहा है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं, जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम में हुआ था, इसमें कुछ कमियां तो थी ही, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि वो मतलब कि फिर कंटिन्यू होती चली गई, ठीक है। और उस जनसंख्या से फिर भारत की विषमता भी, या फिर भारत की जनसंख्या क्या हालात है, वो भी चीज़ें पता चलने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये जनगणना फिर कंटिन्यू हो गई। हाँ, अब देखिए क्या होता था कि वर्ष 1921 के पूर्व का भारतीय जनसांख्यिकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था, ठीक है। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता। अब देखिए यहाँ से पीटी में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि भाई इसको कहते हैं ग्रेट डिवीज़न, कब माना जाता है जनसंख्या का विभाजन। हाँ, वो माना जाता है 1921 में, ठीक है। अभी जब हम इकोनॉमिक्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों माना जाता है, क्या जब जनसंख्या स्पेसिफिक। अभी हम इकोनॉमिक पर्पज से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि उसमें वही है, स्वास्थ्य सुविधाएं से लेके फिर जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे क्या था, ठीक है। तो ये बस ये मान लिया कि जो महान विभाजन ऐसे करके क्वेश्चन कई बार आया, कब माना जाता है 1921 में ये क्वेश्चन आया है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलिए, पता चलेगा, ठीक है। और देखिए क्या करना है कि जब आपको ये लेक्चर ना ख़त्म हो जाता है, मतलब चैप्टर वाइज चीज़ें ख़त्म होती, फिर सीधे आपको जिसके पास एनसीईआरटी है वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड कर ले, और फिर उसके बाद जो है चैप्टर ख़त्म होते ही अगले दिन एक रीडिंग मार लेनी पूरी। इससे आपको बेसिक क्लियर होगा और फिर वो भूलेगा नहीं कभी, ठीक है। और उसमें फिर वही चीज़ें बता रहे हैं जनसंख्या के बाद साक्षरता, जो कुल मिलाकर साक्षरता कितनी थी, 16% थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी थी आप बताइए। अगर उसमें महिलाओं की जनसंख्या क्या थी, एकदम नगण्य थी, केवल 7% आकी गई थी, ठीक है। और जन जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में थी, और सबको सुलभ, मतलब सब तक पहुंच भी नहीं थी, और जो भी थी वो बहुत महंगी थी, डायरेक्टली ये कहा जा रहा है, ठीक है। और संक्रमण रोग, आपने सोचा कि बहुत सारी बीमारियां फैलती थी, जिससे कि कई लाखों लोग जो मर जाते थे। और संबंधित एक तो जनसंख्या, देखिए ह्रास का सबसे, जनसंख्या भी कम थी लेकिन तब भी संक्रमण रोग हो गया, इन सब का कोई उपचार नहीं था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। बस अंग्रेज़ क्या करते थे, अपने फ़ायदे के लिए जो हर चीज़ करते थे, उससे संबंधित जो है ध्यान नहीं देते। अस्पताल हो गया या फिर दवाओं का, फिर संक्रमण रोकथाम, कोई उपाय नहीं, सूखा पड़ रहा है, कोई उपचार या कोई वो नहीं होता था। ये होता था नियत समय पे बस आपको टैक्स देते रहना है, बस ये था, ठीक है। उस टाइम आप देखेंगे कि सकल मृत्यु दर हो गई, शिशु मृत्यु दर हो गई, हाँ, ये सब हाईएस्ट रेट पे थी। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट रेट पे तो थी, लेकिन अगर ये टॉपिक आया है तो आपको स्टेट पीसीएस इन सब में पूछा जाता है कि भाई प्रेजेंट टाइम में कितनी चल रही है, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया जीवन प्रत्याशा, ठीक है। तो उस टाइम कह रहा है कि भाई उस टाइम क्या था, हाँ, उस टाइम सोचिए कि जीवन प्रत्याशा ही केवल 32 वर्ष थी। जीवन प्रत्याशा मतलब कि औसत एक आदमी कितना जीता है, तो उस टाइम, ठीक है, 1921 के आसपास सोचिए कि केवल एक आदमी की एवरेज आयु, ठीक है, केवल 32 वर्ष थी, ठीक है। सोचिए कि क्या हालत उस टाइम थी लोगों की, न्यूट्रिशन से संबंधित न्यूट्रिशन बहुत कमी थी, बीमारियां बहुत थी, तो केवल एवरेज आयु 32 साल थी। अब ये टॉपिक जो आपको ये आ गया ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये टॉपिक आ गया तो इन दोनों का प्रेजेंट टाइम में क्या डाटा है ये आपको याद रखना है। हाँ, आप तुरंत नोट्स बना लेनी, प्रेजेंट टाइम में आप सर्च करिए, लेटेस्ट जो जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट है उसमें आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, तो आपको लेटेस्ट वाला डाटा इन सब का याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब व्यापारिक संरचना क्या थी, देखिए व्यापारिक नहीं, व्यावसायिक संरचना, ठीक है। अभी व्यापार बढ़ा तो हम लोगों ने विदेशी व्यापार क्या था वो हम लोगों ने देख लिया। अब व्यावसायिक संबंधित चीज़ों को देखेंगे, ठीक है।
मतलब व्यावसायिक संरचना में हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे यहाँ जो व्यवसाय के मतलब कि कहाँ कहाँ पे रोज़गार की क्या हालत थी, ठीक है, कौन सा क्षेत्र डेवलप कर रहा था, कौन से में गिरावट आ रही थी, ठीक है, किस क्षेत्र में कितने % लोग लगे थे। यही कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपात विभाजन में कोई बड़ा अंतर नहीं आया। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में भी यही देखा जाता है कि भाई कौन सा सेक्टर मतलब कि ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। जब कोई देश ग्रोथ करता है तो देखा जाता है कि भाई एग्रीकल्चर से क्षेत्र से सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर में कितनी भागीदारी होती जा रही है, इंडस्ट्री क्षेत्र में उसके अंदर लोगों की परसेंटेज क्या, भागीदारी क्या। तो उसी आधार पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से उत्पादन ज़्यादा होता है और उसमें लोगों का कितना % लगे। अगर मान लिया मैक्सिमम जनसंख्या एग्रीकल्चर में लगी है तो उसको बोलते हैं कृषि क्षेत्र, ये कहते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं या रोज़गार प्रदान करते हो तो उस इकोनॉमी को कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है वहाँ की, ठीक है। और प्लस अगर मान लीजिए सर्विस या सेवा क्षेत्र मतलब बैंकिंग हो गया, रेल, जैसे नौकरी समझ लीजिए क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर में जो सेवाएँ प्रदान करती हैं उसमें ज़्यादा लोगों को रोज़गार ये सब मिल रहा है, तो उस कंट्री का या उस देश को क्या कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री है या सर्विस जो इकॉनमी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इतने साल तक लगे रहे, लेकिन जो इसके पहले वाली जो संरचना थी मतलब एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, हाँ, वो चीज़ें बनी ही रहीं। कृषि में सबसे बड़ा अनुपात कितना, हम लोग देखे थे लगभग 85% से आसपास जनसंख्या थी, लेकिन आज भी जो है 70 से 75% जनसंख्या जो है लगी रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर या कह सकते कि इंडस्ट्री से संबंधित कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, उसमें कोई प्रयास भी नहीं किया गया इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, उसमें रोज़गार पैदा किया जाए, ठीक है। वहाँ पे एक तरफ बेरोजगारी हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है सर्विस सेक्टर जो है या इंडस्ट्री क्षेत्र का डेवलपमेंट नगण्य था। लगभग विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में कितने 10%, 15 से 20% जन समुदाय रोजगार मिल पा रहा था, ठीक है। केवल मतलब 15 से 20% जो लोग थे उनको रोजगार मिल पा रहा था। प्लस क्षेत्रीय विविधताएँ थी, मतलब क्षेत्रीय विविधताएँ मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है कि इंडिया है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत लोगों को सर्विस क्षेत्र या उद्योग लगे हों, तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा रोज़गार मिल रहा, और कहीं पे एग्रीकल्चर क्षेत्र में लोगों की बढ़ता चला जा रहा, मतलब कि लोगों की बढ़त होती चली जा रही, लोग उसमें जाते चले जा रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, कोई डेवलपमेंट नहीं। तो ऐसे कह रहा है कि क्षेत्रीय विषमता कहते हैं इसको, कि क्षेत्र मतलब एक समान विकास नहीं। जैसे आप देखें कह रहा है कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जैसे आज का तमिलनाडु हो गया, आंध्रा, कर्नाटक, ये केरला में मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल कृषि में निर्भरता मतलब एग्रीकल्चर से थोड़ी बहुत लोगों की निर्भरता कम हुई, और लोग थोड़ा थोड़ा जो कहते हैं सर्विस क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र में शिफ्ट होते चले। लेकिन वहीं आप देखेंगे तो ये पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, राजस्थान वाला, उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पे क्या होता था, जो कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी बेरोजगारी की वजह से, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट है। तो इसको कहते हैं कि आर्थिक या व्यवसायिक विविधता, या कह सकते हैं कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो चीज़ थी वो हर जगह नहीं हो रही थी, कहीं पे थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा, कहीं पे बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही, तो ये विविधता बनी हुई थी, ठीक है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर आधारित संरचना, क्योंकि किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में भी देखिए कि गवर्नमेंट, हर सरकार का ये प्रयास रहता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को सुधारा जाए। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को ही किसी राज्य की प्रगति का मार्ग कहते हैं, ठीक है। और आगे इसके बारे में हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ें पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो इससे क्वेश्चन भर भर के बेसिक स्ट्रक्चर से आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन टाइम में, ठीक है, आप देखेंगे रेल हो गया, जल परिवहन हो गया, डाक तार, मतलब कि ये पोस्ट वाला जो चीज़ें थी उसका विकास तो हुआ, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। इसका ये कार्य तो औपनिवेशिक हित के साधन को ध्येय करने के लिए किया। इसका समझिए क्या लिखा है। इसका मतलब ये है कि भाई उस टाइम तो ये चीज़ें डेवलप हो रही थी, आपने देखा होगा रेलवे चला दी गई, डाक तार व्यवस्था सुधार दी गई, सड़कों का निर्माण हो रहा है। बस बेसिकली रेल और इन सब का डेवलपमेंट क्यों होता था? इस डेवलपमेंट का होता था, ये डेवलपमेंट इसलिए हो रहा था कि भाई अगर कहीं पे विद्रोह हो रहा है, जैसे 1857 का विद्रोह मान लिया हुआ, तो कहीं पे फटाफट अब ये अपने सैनिकों को मोबिलाइज वहाँ पे भेज सके, एक तो ये कारण हो गया। साथ ही जो ब्रिटेन से सामान जो है बन के आया हुआ है, जो छोटी छोटी मार्केट है, हर जगह अपने माल को पहुँचा देना, हाँ, उनको मार्केट मिल पाए हर जगह पहुँचा देना। प्लस यहाँ हर जगह से कच्चे माल इकट्ठा करते हुए
रेलवे में लाद के सीधे पोर्ट से कनेक्ट कर दिए, बंदरगाह डेवलपमेंट, और बंदरगाह से सीधे चला गया वो दूसरे देश मतलब ब्रिटेन चला गया। अब फिर वहाँ से भी वही सेम प्रोसेस होता, वहाँ से निर्मित वस्तुएं बंदरगाह पे आई, रेलवे के थ्रू आई कंट्री में, कंट्री से फिर जगह देश या कह सकते हैं कि प्रांतों और राज्यों में हर जगह भेजी जा रही। तो मेन डेवलपमेंट तो हो रहा था, लेकिन डेवलपमेंट के पीछे का रीज़न जो है वो बस अपना हित था। ठीक है, देखिए वही यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जो सड़कें उन्होंने बनाई उसका ध्येय भीतरी सेनाओं के मतलब उन देश के भीतर जो था सेनाओं के आवागमन को सुविधा तथा देश के भीतरी भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तनों तक वही बात की पहुँचाना था। ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी डेवलपमेंट हो रहा है देखने में तो वो डेवलपमेंट लग रहा है, लेकिन वो फ़ायदा या कह सकते हैं उसका विकास जो है या फ़ायदा जो है वो अंग्रेज अपने अनुसार अपना फ़ायदा के ध्यान में रखते हुए चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, अभी जब हम लोग केवल इससे संबंधित और कोई सब्जेक्ट देखें, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या कोई और देखेंगे, तो इसको देखेंगे कि अंग्रेज़ जो है अपने लिए ये सब चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली विद्रोह में या फिर लोगों को एकजुट होने में ये चीज़ें फ़ायदा कैसे, मतलब कि कह सकते हैं कि उन्हीं की चीज़ों को हम लोग यूज़ करके इनडायरेक्टली और उन्हीं को कैसे हम लोगों ने हराया। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वो अच्छी सी उसमें क्वेश्चन भी बनेगा, बहुत सारे एंगल आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग बस बेसिकली इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो उसको देखते चलते हैं। अब वही कहना है कि भाई जो चीज़ें डेवलपमेंट थी उसका ये था कि भाई कोई भी मौसम हो, से बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, कोई भी मौसम आ रहा है, वर्षा काल हो गया, तो अब भाई परिवहन रेलवे का डेवलपमेंट हो गया, सड़कों का निर्माण, तो अपना व्यापार मतलब अपनी जो ट्रेड है चल रही है उसमें रुकावट ना आए, सिंपल सी बात ये था। ठीक है, भले और उसका जो प्राकृतिक आपदा रही है, ग्रामीण, इन सब का फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाता था। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई अंग्रेज़ों ने 1850 में रेलवे का जो है प्रारंभ किया। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना में दो महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से आपको आंसर राइटिंग वाला भी पोर्शन मिलेगा। एक तो देखिए फ़ायदा क्या हुआ, इनडायरेक्टली कैसे पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा कि भाई इससे ना कि थोड़ा सा लोगों में क्या हुआ कि जो इनके अंदर सांस्कृतिक व्यवधान की भाई, क्योंकि एक एरिया में आदमी रहता था, अब दूसरा एरिया दूर था, तो इतनी कनेक्टिविटी उनके कल्चर इन सब से वो परिचित नहीं था, तो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे कि हमारे यहाँ ये होता, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें, थोड़ी सी श्रेष्ठता की भावना थी। ठीक है, तो उसमें क्या कह सकते जो सांस्कृतिक विविधता थी ना लोगों के अंदर, वो थोड़ी सी क्या कह सकते विविधता संबंधी व्यवधान कह सकते कि भाई अपने को लेके श्रेष्ठ था। अब प्लस साथ ही आप देखेंगे कि इनको लगता था नहीं हमारे यहाँ ये परेशानी हो सकता है, यहाँ पे परेशानी ना हो चीज़ों को। लेकिन जब ये अब लंबी लंबी ये लोग रेल के थ्रू यात्राएं भी करने लगे थे, तो दोनों एरिया की जो सांस्कृतिक कल्चरल व्यवधान माने जाते थे या कह सकते हैं रुकावटें थी, वो दूर होने लगी दोनों लोग में। प्लस अब दोनों लोग को जो अंग्रेज़ों के प्रति अब ये घुलते मिलते थे, तो इनको पता चला अच्छा तुम्हारे यहाँ भी ये शोषण हो रहा है, हमारे यहाँ भी हालत यही है। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे अंग्रेज़ों के प्रति ये इनडायरेक्टली उन्होंने तो भाई अपने लिए फ़ायदा अंग्रेज़ों ने करने के लिए किया था, लेकिन ये भारतीयों में थोड़ा थोड़ा इससे क्या हुआ, एकजुटता भी प्रारंभ हो गई। तो हम लोगों के लिए ये पॉजिटिव चीज़ था कि भाई कोई विद्रोह रहा तो इन सबसे एकजुटता की रणनीति बनाने में फ़ायदा हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या था कि भाई कृषि को व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, मतलब कैश क्रॉप को थोड़ा सा बढ़ावा मिला। अब इससे क्या होता है कि कैश क्रॉप को कह सकते हैं कपास हो गया, पटसन हो गया, नील, इन सब के उत्पादन थोड़ा सा बढ़ावा मिला अंग्रेजों। अब बढ़ावा का क्या था, इसको जो है ना कि भारत को फ़ायदा नहीं मिलता था, हम लोग ऊपर भी देखा था, वही सब चीज़ें यहाँ पे भी हैं कि भाई इन्होंने स्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन व्यवसायीकरण को तो बढ़ावा है, क्योंकि किसी भी देश में या कह सकते हैं कि व्यावसायिक कृषि हो रही है तो उसको अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उससे इंडस्ट्रियल या कह सकते हैं इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होता है और कृषि का भी थोड़ा सा लोगों को अच्छे खासे पैसे या रेवेन्यू होता है, तो कृषि का भी डेवलपमेंट होता है। लेकिन कह रहे हैं कि इससे भारत को फ़ायदा कोई नहीं हुआ। और प्लस जो हमारे यहाँ आत्मनिर्भर था, जो कोई भी गांव है वो अपने अनुसार चीज़ों को उगाता था कि भाई गेहूं, चावल, जो भी कह सकते हैं आवश्यकता थी, हाँ जौ हो गया, कोई भी राई हो गई, अपने अनुसार उगाता था, आत्मनिर्भर था, अपना खाता पीता था, एक दूसरे एक्सचेंज करता था, चीज़ें चलती थी। लेकिन जब व्यवसायीकरण को बढ़ावा हुआ तो यहाँ का उत्पादन क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो गाँव आत्मनिर्भर था, अब रेल सुविधाएं, सड़क हो गई, यहाँ का उत्पादन सीधे अंग्रेज सस्ते दाम पे खरीद के दूसरे मार्केट में या अपने देश पहुँचाते। तो इनकी जो आत्मनिर्भर शैली थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगी या उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या हुआ, निर्यात को तो बढ़ावा मिला, लेकिन इसका प्रभाव भारतीयों को नहीं मिल पा रहा था।
कह रहे हैं इसके प्लस साथ ही आप देखेंगे सांस्कृतिक लाभ, मतलब कि भाई लोगों को कल्चर समझना और लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, उससे फ़ायदा तो हुआ, लेकिन इसका जो है देश की आर्थिक भरपाई कोई नहीं हो पा रही थी। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई उसमें रेलवे सड़कों के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा व्यापार और समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, उसको भी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन समुद्री कह सकते हैं जलमार्ग ये सब उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जैसे उड़ीसा में कुछ राज्यों में इन्होंने क्या किया कि नहरों का निर्माण भी डेवलपमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन ये नहरों का निर्माण हो गया, ये जितने भी किससे डेवलपमेंट किया जाता है या किससे किया जाता था, ये भारतीय कोष भारतीय धन से इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो अंग्रेज अपने यहाँ से, मतलब ब्रिटेन से पैसा लेके नहीं आ रहा है, वो भारतीय खजाने से ही खर्चा हो रहा है सब चीज़ें। ठीक है, और प्लस नहरों के, जैसे कि भाई नहर जा रही है, इन्होंने नहर भी डेवलप की, वहाँ पे रेलवे लाइन भी कहीं पे डेवलप साथ। अब पैरेलल में क्या हुआ कि फिर रेलवे को बढ़ावा मिला, ये जो व्यापारिक मार्ग था नहर इन सब वाला जलमार्ग वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता था, अब जो डाक सेवाएं थी, बेसिकली क्या होता था उस टाइम की डाक सेवाओं का मेन उद्देश्य तो यही था, जो तार व्यवस्था थी, कि भाई अगर कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो सरकारी कागजात हो गया या फिर कोई भी उनसे विद्रोह होने वाला कोई गुप्त सूचनाएं थी, बेसिकली उसके लिए जो है इन्होंने डेवलप किया था कि तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाए जल्दी से। लेकिन ये कि हाँ उसका अब यूज़ जो है भाई डेवलप, तो वो महंगी भी बहुत थी, तो उसको भारतीय भी जो थोड़ी सी समृद्ध थे वो बहुत ही कम मात्रा में जन सामान्य इसकी सुविधाओं का थोड़ा बहुत वो लाभ उठा पाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, निष्कर्ष पे। कह रहा है कि 200 वर्षों तक वही चीज़ जो हम लोगों ने डेवलपमेंट, उसको निष्कर्ष में बताया कि भाई लगभग 200 वर्षों के विदेशी शासन के बाद क्या हो गया, कृषि क्षेत्र में और भीड़ बढ़ गई और कृषि का ग्रोथ जो है रुक गया था या नीचे आने लगा था, उत्पादकता घटने लगी थी। ठीक है, और उसमें अधिशेष मतलब और लोग जुड़ गए थे बेरोजगारी की वजह से। ठीक है, आधुनिक समृद्धि, ये उद्योग थे उनको लगाने की मांग हो रही थी, आधुनिक समृद्धि कह सकते कि लेटेस्ट उद्योग हो गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब मांग लोग करते रह गए, लेकिन उसका कोई इन्होंने क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई नहीं किया इंडिया में। ठीक है, और कैसे विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, जितना भी विदेशी व्यापार होता था वो मैक्सिमम बस समझ लीजिए इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, हाँ औद्योगिक क्रांति, उसको ये बस पूरा करते रह गए पूरा जब तक ब्रिटिश थे। रेलवे हो गया या फिर जितने भी सड़क हो गया या फिर कह सकते हैं कि जैसे उड्डयन सेवाएं भी थोड़ा स्टार्ट हुई थी, तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते थे, जितने भी डेवलपमेंट हुए इनडायरेक्टली वो बस ब्रिटिशों से संबंधित या वो अपने आर्थिक लाभ फ़ायदे के लिए ही करते चले गए। वही है, गरीबी बेरोजगारी बढ़ती चली गई। ठीक है, अब सामाजिक आर्थिक चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देखिए क्या होता है कि ये जो ये आते हैं ना, इसको भी आप लोग पढ़ते रहा करिए, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि भाई क्या लिखा है। स्पेशली जब आप हिस्ट्री के पढ़ेंगे तो वहाँ से वो जो पेंटिंग और चित्रकला होती है वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, वो लोग डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अब देखिए आपको ना एक यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आप ये लिखिए। ठीक है, एक चीज़ अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपको बस इसको लिखना है। आप अभी ये मत देखिए कि 200 शब्द में लिखना है या शब्द या 150। आपको ये क्वेश्चन कि भारत पे औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों के क्या प्रभाव पड़े, तो प्रभाव में आपको जो है उसके अपने, अब देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया तो अब आप लोग को उसको सकारात्मक नकारात्मक दोनों उसके प्रभाव बताने हैं। ठीक है, और उनकी औपनिवेशिक नीति क्या थी, तो ये आप लोग को होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए और फिर आपको जो हमारा डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप भेज सकते हैं, प्लस कमेंट बॉक्स में भी आप PDF के थ्रू अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और जिसका अच्छा रहेगा फिर हम उसको उठा के डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।